और अमेरिका क्या बेबस हो गया है, या अमेरिका ये जंग हार चुका है, या अमेरिका के कंट्रोल में अब मिडिल ईस्ट नहीं रहा। तुर्की और इजराइल वो भी कहीं ना कहीं अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर तहरीन गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात कई लीडरों से हुई, गालिबाफ, कराची वगैरह से। और नया जो प्रस्ताव लेके ट्रंप की तरफ से वो गए थे, मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं हुए। दुनिया की जो बड़ी इस वक्त खबरें हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और हमारे साथ जुड़ेंगे आज मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर जिस पे आज बातचीत करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ताल्लुक से। आप देखिए, हॉर्मुज में जहाजों के लिए जो कॉरिडोर बनाने के मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर एक कॉरिडोर जो बनाने की बात हो रही है ईरान और ओमान के दरमियान, इस बात को लेकर के एक बड़ा समझौता हुआ है। और यह समझौता उस वक्त हुआ है कि जब अमेरिका लगातार ओमान को भी और ईरान को भी धमकी दे रहा है। तो ये इस पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसके अलावा एक और खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है, मौजूए बहस है, वो है अचानक मास्को क्यों पहुंचे CIA चीफ। जी हां, अमेरिका जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसके चीफ मास्को पहुंचे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हम आपसे बातचीत करेंगे। एक और हिंदुस्तान से मुताल्लिक खबर है, RSS चीफ मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंचे। जी हां, अहेड के इवेंट में होंगे शामिल। लेकिन ऐसा भी चलाया जा रहा है कि क्या अमेरिका में दोनों ये RSS चीफ को अरेस्ट किया जा सकता है, इस तरह की खबरें चलाई जा रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे एक्सपर्ट वहीं पे मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि जब RSS के चीफ मोहन भागवत वहां पहुंचे हैं तो क्या कोई इसकी चर्चा है या कोई किसी को पता भी नहीं चला। इसके अलावा NSA चीफ अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात के क्या है मानी। और यह मुलाकात उस वक्त हो रही कि जब ब्रिक्स समिट में चीन के सदर शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। और यह मुलाकात इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन पे यह इल्जाम लग रहा है कि चीन ने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी खबर यहां पे कि हॉर्मुज संकट यानी खतरे के दरमियान चीन ने खोजी नई राह। क्या है नई राह, इस पर भी। और इसके अलावा कई और अहम खबरें जो इस वक्त है मैं आप खुद पेश करूंगा। एक और जो ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाज रानी मार्ग की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। तो आप देखिए, अमेरिका को झटके पे झटका लग रहा है, झटके पे झटका लग रहा है। ये पूरा मामला क्या है और अमेरिका क्या बेबस हो गया है, या अमेरिका ये जंग हार चुका है, या अमेरिका के कंट्रोल में अब मिडिल ईस्ट नहीं रहा। और ब्रिक्स के क्या मानी है कि जहां पे ईरान के सदर और चीन के सदर ये मुलाकात करेंगे और बीच में होगा हिंदुस्तान, यानी सदारत करेगा हिंदुस्तान। बहरहाल इन्हीं तमाम बड़े मुद्दों पे और भी जो अपडेट्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, तुर्की और इजराइल वो भी कहीं ना कहीं अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। और तुर्की से अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर अभी तुर्की नहीं जागा तो तुर्की का हाल भी बुरा हो जाएगा। हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, ये रजब तैयब अर्दगान से बताया जा रहा है। तो इस तरह की बड़ी खबरें हैं। हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है और एक लंबा तजर्बा है आफ्ताब कमाल पाशा साहब का। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। तमाम जो हमारे साथ जुड़ गए, सुबर्णा राज जी और इसके अलावा यहाँ पे इनामुर रहमान साहब, इसके अलावा और क्या बोलता पब्लिक, वो बहरहाल नाम उनका नहीं है, नाम जरूर दे दिया करें। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं सबका इस्तकबाल करते हुए
और सबसे पहले आफ्ताब कमाल पाशा साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये जो ईरान और ओमान के दरमियान एक बड़ा पैक्ट हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द वो रूट्स खुल जाएंगे, तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा, या इसको कैसे आप देख रहे हैं प्रोफेसर पाशा साहब? जी, शुक्रिया अल्लाह मुमताज साहब। देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर तेहरान गए हुए थे, जहाँ उनकी मुलाकात कई लीडरों से हुई, गालिबाफ, कराची वगैरह से। और नया जो प्रस्ताव लेके ट्रंप की तरफ से वो गए थे, मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं हुए हैं। और ईरान, जैसा आप जानते हैं, दोहरा लिखी जो मेमोरेंडम साइन हुआ है उसके ऊपर पहले अमल करना। हाँ, एक नई बात उभर के आई है, वो ये है कि ईरान 5 साल तक मुलतवी कर सकता है यूरेनियम को, जो एनरिचमेंट करने का उनका प्रोग्राम है। हालांकि अमेरिका 15 या 20 साल का की मोहलत चाहता है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया, इनकार कर दिया है। वो कह रहा है कि 5 साल ही हम मुलतवी कर सकते हैं। और ये 5 साल के मुलतवी करने की शर्त जो है ये है कि अमेरिका को सैंक्शन हटाना होगा, है नंबर 1। नंबर 2, जो उनके एसेट्स फ्रीज करे हैं उसको रिहा करना होगा। और तीसरा जो है, जो जंग है उसको सभी क्षेत्रों में खत्म करना होगा, चाहे वो लेबनान में हो, गाजा में हो, हुतियों के खिलाफ हो। तो ये 3-4 शर्तें जो है अमेरिका के ऊपर उन्होंने बताया है, अभी तक की खबरें जो उभर के आ रही हैं तेहरान से। तो अभी देखना होगा 1-2 दिन में तफसील से क्या ईरान का रद्द-ए-अमल आता है। आसिम मुनीर जो अमेरिका की तरफ से वहां गए थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान कोई नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी शर्तें बरकरार रखा है। और वहाँ के कई लीडर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, पार्लियामेंट के हैं, और पाशा साहब, कल दूसरे कतर ने लीडर। भी बात की है। कतर के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उनके दरमियान भी इस चीज को लेकर के बातचीत हुई है। जी जी, ओमान ओमान के भी वजीर गए हैं, कतार के भी गए हैं। लेकिन जैसा कि आसिम मुनीर वापस आए हैं, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी देने से अभी तक गुरेज आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई बेसिक चेंज ईरान की पॉलिसी में नजर नहीं आ रहा। तो वो जो दूसरे लीडर हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि जो भी देश अमेरिका के साथ सैंक्शंस में मुलविस होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए बंद नहीं होगा, लेकिन तेल भी यहाँ से उनको पहुंचने में रुकावटें डाल सकता है ईरान। और एक बड़ा बयान वहां से ये भी आया है कि अगर अमेरिका ईरान के तेल पे एक्सपोर्ट करने नहीं देता, नाकाबंदी जारी रखता है, तो ये क्षेत्र से कोई भी देश तेल एक्सपोर्ट करने वो नहीं देगा। वो या तो हम मिलके करेंगे, या तो किसी का तेल पूरी दुनिया के मार्केट में नहीं जाएगा बोल के। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ईरान की तरफ से। और जो नाकाबंदी हुई है वो दिन पर दिन टाइट होती जा रही है। कल जो बरतानिया में यूकेओटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका कहना था कि सिर्फ एक ही जहाज गई हॉर्मुज से कम 15-20 जा रहे थे। अब बिल्कुल खतरे हो गया। इसका मतलब ये है कि ईरान की नाकाबंदी जो है काफी टाइट हो रही है। तो ये लेके ईरान का रवैया है। लेकिन ईरान की एक और बड़ी चीज ये हुई है कि चीन के दौरे पे जो उर्दून के किंग अब्दुल्ला गए हुए थे,
चीन ने बड़ा स्टैंड लिया है फलस्तीन के देश को सपोर्ट करने का, और चीन दोबारा दोहराया है कि इस क्षेत्र में जो जंगल राज चल रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म करना है और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना है, और जो दूसरे उल्लंघन हो रहे हैं उससे अस्थिरता बढ़ती है, और ये मसला जो है बातचीत के जरिए हल करना होगा, जंग से और धमकी से और नाकाबंदी से नहीं हो सकती बल्कि। तो ये निशाना जो है सिर्फ उर्दून के अब्दुल्ला के खिलाफ ही नहीं, जो कि अमेरिका और इसराइल से बहुत करीबी ताल्लुकात रखते हैं और फलस्तीन के देश को कुछ ठोस कदम नहीं उठाया उन्हें, हालांकि 70% जॉर्डन में फलस्तीनी रहते हैं और उनको कुचल के दबा के उनके हक़ाइक़ को महरूम करके जो है ये तख्ते पे तो पाशा साहब क्या ये माना जाए कि ईरान ने ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि उसमें फंस के रह गया अमेरिका, मतलब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है मिडिल ईस्ट में। भाई जो इनके लाई जिस तरह से भाई एक सऊदी अरब हो या कतर हो या जॉर्डन हो या कुवैत या इस तरह ओमान, ये सब तो इन पे तो बड़ा कंट्रोल रखता था अमेरिका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि वो गिरफ्त जो है वो कमजोर हो रही है, और ये ईरान की पूरी स्ट्रेटजी है। जी, ईरान की स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी ये सक्सेस है उनकी, इसमें कोई शक ही नहीं है। धीरे धीरे पूरी दुनिया के जो स्टेट्स हैं जो अमेरिका के वफादार थे वो धीरे धीरे अमेरिका से रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं, और जो अमेरिका बोलता था पहले उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब फोकस जो है चीन हो गया है और ब्रिक्स के देश धीरे धीरे चीन की तरफ नजर उठा रहे हैं कि चीन ऐसा देश है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। देखिए अभी स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेज भी बीजिंग गए हैं, तो उन्होंने भी फलस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन को हिमायत दी है, और चीन ने स्पेन की पॉलिसी को फलस्तीन में, लेबनान में, मशरिक वस्ता में, ईरान में सपोर्ट किया है कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और बैनुल अक़वामी जो रेजोल्यूशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नरसंहार हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा देश आपकी पॉलिसी को जो है सपोर्ट करेंगे बोल के उनकी भी हिमायत किया है। तो ये 2 बड़े लीडर जो है जॉर्डन के और स्पेन के चाइना जाके ये स्टेटमेंट्स आए हैं। देखिए असल बात यह है कि अमेरिका के दोस्त जो गहरे दोस्त थे, यूरोपियंस थे, वाइट गोरे लोग हैं, तो ये खुद अमेरिका से दूरी रख रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो या ब्रिटेन हो या यूरोपियन देश हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, कोई भी अमेरिका की बात करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ऐसा पूरी तरीके से वो आइसोलेशन हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में लोग अब उनको जो है इंग्लिश में जो बोलते हैं एक्सेंट्रिक लीडर, जो जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उस तरीके की पॉलिसी लेके अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आइसोलेशन होना और चीन का फायदा होना ये रियलिटी है, और बार बार ट्रंप के कहने के बावजूद भी हॉर्मुज़ खोलने के लिए या हमला दोबारा ईरान पे होता है उसको लेके नाटो देश अमेरिका का सपोर्ट करना है बोल के कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि सिर्फ अंदरूनी अमेरिका में, जहां से मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका की जब ये ट्रंप की जब भी कमी नहीं हुई है, और सेनेटर जो है खुलेआम उनको बदनाम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप मिलिट्री फौजी हार तो हो गई अमेरिका की, अब ये जो है शराब, पुरानी शराब नई बोतल में डाल के इकोनॉमिक
सैंक्शंस का ढोल बजा रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा गया है कि ये आपके नए सैंक्शंस क्या दुनिया की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा। उन्होंने 1 मिनट सोच के कहा कि हाँ पड़ सकता है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको संभाल लेंगे बोल के। वो मानते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शन डालने से अमेरिका का पूरी दुनिया का इक्तिसादी हालत जो है खराब हो सकती है बोल के। तो ये सब वजह से जो है अमेरिका के अंदर ही नहीं, धीरे धीरे जो है डीजल की कीमत यहाँ $6 होते जा रही है, डबल। और पेट्रोल की जो है 4.5 पौने 5 हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अमेरिका की मईशत बहुत बड़ी है। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो भी आप शहरों में जाते हैं, शिकागो जैसा, सैन फ्रांसिस्को या डॉलर्स या न्यूयॉर्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप हैरान रहते हैं कि इतने बड़े इक्तिसादी ढांचे को हम ट्रंप जैसा सदर जो है कमजोर कर रहा है। और इजराइल के दबाव में आके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जाके आगे क्या होने वाला है, भयानक जो implication होने वाला है अमेरिका के ऊपर, ये ऐसे ही सोच के जो है आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे बिल्कुल। सभी और एक चीजों एक, को। एक पाशा साहब है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस तरह से सीआईए के चीफ वो मॉस्को पहुंचे हैं अचानक, इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में जबरदस्त फिर से जंग शुरू हुई है, एक दूसरे पे बड़े अटैक हुए पिछले दिनों। तो अब ये सीआईए चीफ का वहां जाना क्या माने रखता है, किस तरह से देख रहे हैं? तो रूस ने बमबारी बड़े पैमाने पर यूक्रेन पे करने का फैसला लिया है। और दिन रात उनके क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जो है शहर पे शहर तबाह हो रहे हैं वहाँ यूक्रेन में। और यूक्रेन के पास इन ड्रोनों को, मिसाइल को मारने की जो है, जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट हो या दूसरे, उनको मुहैया अमेरिका नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किल्लत है उनके पास ही, जो खाड़ी के देशों में और इसराइल को बचाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो इस वजह से जो है ईरान रूस के ऊपर दबाव डालने की एक बात हो रही है। दूसरा ये है कि उनका ये भी कहना है कि रूस से तेल अमेरिका खरीद रहा है अब। यहाँ तक नौबत आ गई है। हालांकि वो 100% सैंक्शंस डालना चाहते थे, जो भी तेल दूसरे देश निर्यात करते हैं रूस से, लेकिन खुद अमेरिका जो है बड़े पैमाने पे तेल रूस से ले रहा है। और तीसरी बात यह है कि रूस जो है चीन के साथ मिलके और नए एरियाज में ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जैसा एंटी डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स में वगैरह सब। तो ये उनको बाज आने के लिए, दबाव डालने के लिए, शायद कहने के लिए गए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि चीन और रूस दोनों जो है ईरान को सपोर्ट करके और इंडिविजुअली यूक्रेन के जरिए अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और अमेरिका की आर्थिक स्थिति पे काफी गंभीर असर होने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका के लीडर्स परेशान हैं। खुफिया तौर पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन में बैठ के वहां मॉस्को गए थे, छुप छुपा के। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अमेरिका जो है अपने दुश्मन से, दुश्मन कहें आप जो भी कहें, रूस के साथ खुलेआम जो लीडर चाहते हैं उसी तरह नहीं जाके खुफिया तौर पे जाके अपनी बेइज्जती कर लिया है पूरी दुनिया में कि अब
रूस के साथ भी जो है उनको बातचीत करने पे मजबूर होना पड़ा। जी। तो रूस के साथ ये हो रहा है, और रूस में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, अब अभी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये सब है। एक और जो मोहन भागवत हमारे यहाँ से आरएसएस चीफ वहां अमेरिका पहुंचे, उनको लेकर के बड़ी चर्चा, वहां कैसा देख रहे हैं, क्या क्या वहां पे कोई चर्चा है भी, नहीं है, क्या है? जी, ये काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। यहाँ सभी अखबार, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया में सब खबरें आ रही हैं कि ये न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर में जो इनकी स्पीच होनी है 29 अगस्त को, जिसमें तकरीबन 5,000 लोग आने की उम्मीद है। वननेस बोल के ये कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ के मेयर जो जोहरान ममदानी है ना, आज उन्होंने इस आरएसएस का खंडन किया है और कहा है कि ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रही है वगैरह वगैरह, बोल काफी तनकीद किए हैं। और देखना होगा कि क्या ये मेयर इसराइली को परमिशन देते हैं या रद्द करते हैं, क्योंकि काफी लोग उनको पिटिशन करे हैं, चाहे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हो या यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और पूरा डिटेल में यहाँ आरएसएस के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया कि यहाँ आरएसएस का इमेज ठीक करना चाहते हैं, जो कि उसपे काफी तनकीद हुई है। इस तरीके से माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस के खुद लोग, चाहे वो बुलडोजिंग का हो, लिंचिंग का हो, लव जिहाद का हो, या इलेक्ट्रल रोल से मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के नाम निकालना, दूसरे राज्यों में जो होने का प्रयास कर रहे हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र। तो इन सब मुद्दों को लेके जो है आरएसएस की तनकीद हो रही है और उनका पर्दाफाश हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो रजिस्टर्ड नहीं है और जो खालिस्तानी के इसमें भी इन्वॉल्व है, तो इन सब मुद्दों को लेके जो है काफी लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी न्यूयॉर्क में धरना देने की और डेमोन्स्ट्रेशन करने की। देखना होगा कि फाइनली क्या वो आ पाएंगे न्यूयॉर्क में या कहीं और जाएंगे, और कौन कौन लीडर उनसे मिलेंगे और कितना इम्पैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ ये भी चल रहा है कि एनएसएस की दबाव में है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इजराइल के साथ करीबी ताल्लुकात स्थापित करी है, और ये खतरनाक डिसीजन है, जो कि हमारी पॉलिसी टू स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट करने की भी बात कई सदियों से हो रही थी। लेकिन अब मोदी वहां जाके 28 फरवरी से पहले, से पहले जाके नेतन्याहू को सपोर्ट करना और इस्लामिक अलायंस ज़ायनिस्ट अलायंस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के साथ करना, ऐसी बातें जो है इंडिया को अलग थलग कर दी हैं। और अमेरिका के दबाव में आके और नेतन्याहू के दबाव में आके कर रहे हैं इन सब को लेके, क्योंकि अमेरिका में यहाँ एंटी इजराइल फीलिंग बहुत मजबूत हो गए हैं। सेनेट से लेके दोनों पार्टियों में भी तेज रफ्तारी से जो अमेरिका की इजराइल की खिलाफत हो रही है। और खास तौर पे जेनजी जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं और दूसरे लोग जो है इनकी तनकीद कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट मेंबर जो है दिन ब दिन प्राइमरीज में जीत रहे हैं। दूसरी बात यहाँ ये बड़ी हुई है कि शाम को जो है टेररिज्म लिस्ट से हटाया गया है। तो ये काफी बड़ी जीत है सीरिया को कि 79 से जो है सीरिया को
स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बोल के सैंक्शंस लगाए हुए थे। हालांकि कुछ अरसे पहले सीरिया के ऊपर से अमेरिका ने सैंक्शंस हटा लिया, लेकिन फॉर्मली अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठाई है कि अब सीरिया इज नो लॉन्गर ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बोल के। तो इससे काफी कुछ फायदा होता है सीरिया को अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और फॉरेन एड के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए और लेजिटिमेसी के लिए भी, जो कि माशाल्लाह को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ अरब कंट्रीज भी देना चाहते हैं, जिससे उनकी सरकार मजबूत हो। हालांकि इसराइल जो बमबारी कर रहा है और जो टर्की ने तनकीद की है, उसको कुछ ज्यादा अहमियत यहाँ अखबारों में या टीवी में नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहा है कि वो इसराइल के सेल्फ दिफा के लिए वो इसराइल कर रहा है। टर्की को जो है बाज आना चाहिए सीरिया में, अपने असर और रसूख को मजबूत नहीं करना चाहिए, जो कि आगे चल के इसराइल का खतरा हो सकता है, इसराइल का खतरा हो सकता है बोलते हैं। तो ये काफी बड़ी खबर है। और जो इस्लामिक स्टेट के जो जुलानी थे, टेररिस्ट जो माने जाते थे, अब वो जो है फुल फ्लेज एक्सेप्टेबल लीडर हो गए हैं, सूट बूट में आके और पूरी दुनिया को ये जो है खबर छा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कि अब निर्दोष है सीरिया, जो भी काम हुआ है उसको स्लेट वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है। जो भी अमेरिका के साथ होते हैं उनको हिमायत मिलती है, और जो भी खिलाफ करते हैं जैसे ईरान या नॉर्थ कोरिया या रूस या चीन, उनको टारगेट किया जाता है। ये तरीका हो गया है।